अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, काफ़ी अरसे से ईरान के अंदर जो कशमकश जारी है उस पर मैं गुफ्तगू करना चाह रहा था। अगरचे कि ये कशमकश को इतनी ज़्यादा नहीं जितनी कशमकश इस वक्त पूरी दुनिया के मगरबी मीडिया ने इसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करना शुरू कर दिया है। आज चूँकि यूनाइटेड नेशंस ने भी इस मसले के अंदर अपना हिस्सा डालने की कोशिश की और वहाँ भी ये गूंज सुनाई दी गई और उसके साथ साथ अमेरिका भी और यूरोप भी और दीगर ममालिक भी इसमें कूद पड़े हैं, इसलिए मैं चाहता था कि आज ईरान के हवाले से इस सारे मामले को बताया जाए। ईरान वो वाहिद मुल्क है कि जहाँ मेरी आलमी सतह पर एक पोस्टिंग रही है और मैं एक बहुत बड़ी तंजीम थी 10 मुल्कों की जिसे ECO कहते हैं, उसका डिप्टी सेक्रेटरी जनरल रहा हूँ। मेरी पोस्टिंग 2007 में हुई थी, लेकिन मैं उससे पहले ईरान के इनकलाब और उस इनकलाब के दौरान वो सारी के सारी कशमकश का ज़ाती तौर पर शाहिद रहा हूँ, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा अरसा जो है वो बलूचिस्तान के उन इलाकों में गुजरा है जो ईरान के बहुत नज़दीक थे। और कोयटा चूँकि तफ्तान से पहले आने वाला सबसे बड़ा शहर था, इसलिए ईरानी ख़ुद वहाँ पर बहुत ज़्यादा अपनी इन्फ्लुएंस रखते थे, मौजूद रहते थे और उनका जो खाना फ़रहंग था वो पाकिस्तान में किसी भी और खाना फ़रहंग से ज़्यादा एक्टिव और बेहतर था। और वहाँ पर ख़ुसूसन हज़ारा आबादी जो थी वो चूँकि फ़ारसी स्पीकिंग थी, इसलिए वो उनके साथ बहुत ज़्यादा आपस में मेल जोल रखते थे। शाह ईरान जिस वक्त बरसे-इक़्तिदार था तो कोयटा की जो सबसे अहम तरीन सड़क, जिस सड़क के ऊपर वज़ीर आला हाउस और जिस सड़क के ऊपर गवर्नर हाउस और सेक्रेटेरिएट वाक़ है, उसे शाहराह रज़ा शाह पहलवी कहते थे। और फिर उसके बाद जब ईरानी इनकलाब आया तो उसको इमाम खुमैनी रोड बनाने की कोशिश की गई, लेकिन 1 या 2 दिन के लिए वो बोर्ड रहा और पाकिस्तान में अमेरिका की जो सूरत हाल है और जिस तरह पाकिस्तान अमेरिका से डरता है, तीसरे के चौथे दिन वो जो है बोर्ड उतार दिया गया। और क्योंकि उस वक़्त 1979 की बात है, ज़िया उल हक़ साहब को आए अभी थोड़ा थोड़ा अरसा हुआ था और अभी 9 गिरफ़्तार फड़कता है तय दाम वाला मामला था। अफ़गान सिचुएशन भी अभी ऐसे नहीं बनी थी, इसलिए पाकिस्तान ने फ़ौरी तौर पर उस सड़क का जो नाम खुमैनी रखा गया था उसको ख़त्म कर दिया। ईरानी रेवोल्यूशन जिस वक्त वहाँ पर मूवमेंट चल रही थी, 1979 का पूरा साल, 78 का पूरा साल मैं उस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में था। और मुझे अच्छी तरह याद है कि पंजाब यूनिवर्सिटी से अक्सर जो कम्युनिस्ट थे वो यहाँ से जाके वहाँ लड़ने गए थे, जिनमें से असगर खान का बेटा उमर असगर खान भी था। अगरचे कि उस वक्त जो रिलीजियस का तबका था उसको बिल्कुल यकीन नहीं था और यहाँ के जो अहले तशय्युअ के लोग थे वो ईरान के साथ उस तरह उनका वो मेल जोल नहीं था। वो ज़्यादातर अपने आप के तल्लुकात, अपने आप के डांडे जो थे वो इराक़ के मर्जा के साथ वाबस्ता किए होते थे, इसलिए ईरान को वो बिल्कुल टुक टुक दीदम दम नकुशीदम वाली सूरत हाल पर रहते थे। ईरान के इनकलाब के आने के चंद ही माह के बाद मैं बलूचिस्तान चला गया यहाँ से, और वो उमर असगर वगैरह जी लोग तो ये वापस आ गए यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग वापस आ गए। ईरान का जो इनकलाब था ये 2 मुख्तलिफ़ नज़रियात के लोगों ने मिलकर बर्पा किया था शाह के ख़िलाफ़। एक तोदे पार्टी थी जिसको मुसद्दक़ के बाद इनकलाब के बाद उस पर पाबंदी लगा दी थी, ये कम्युनिस्ट पार्टी थी और ये शेर ज़मीन काम करते थे और ये ईरान में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन लाना चाहते थे। दूसरी वो लोग थे कि जो आयतुल्लाह खुमैनी जिनके सरबराही करते थे, और आयतुल्लाह खुमैनी ख़ास तौर पे उनके एक बेटे को शहीद कर दिया गया था और वो रातों रात वहाँ से जलावतन होकर वहाँ चले गए थे। चाहे ईरान बहुत ताने दिया करता था कि वो तो एक आयतुल्लाह हिंदी है, क्योंकि उनका ओरिजिनल जो है कश्मीर से था, तो आप एक आयतुल्लाह हिंदी जो है उसके पीछे लगे हुए जो भाग गया था और वो चला गया था। जैसे हमारे यहाँ भी हर जगह इस तरह का तानाज़नी की जाती है, लेकिन 1 साल के अंदर इन दोनों की क़ुव्वतों ने मिलकर इनकलाब लेके आए। और 1979 में जब आयतुल्लाह खुमैनी वहाँ तशरीफ़ लाए तो आयतुल्लाह खुमैनी जो थे उस वक़्त इस पॉपुलर तरीन रहनुमा के तौर पर नमूदार हुए। और सबसे अहम तरीन बात ये होती है कि अहले तशय्युअ का जो मर्जे का इंस्टीट्यूशन है और उनके यहाँ जो मुकम्मल तौर पर कौम के अंदर जो हायरार्की है वो इतनी मुनज़्ज़म थी कि वो इनकलाब को वो लीड करने के काबिल थी, इसलिए वो बाकी साथ मुजाहिदीन खल्क थे या दूसरे सब के साथ इकट्ठे हो गए।
फिर उसके बाद सबसे पहला काम जो उन्होंने ये किया वो यही था कि उन्होंने वहाँ पर अमेरिकन एम्बेसी पे कब्ज़ा किया और एक बहुत बड़ा क्राइसिस बिल्ट हुआ। इसी दौरान उनके तोदा पार्टी के साथ इख्तिलाफ़ात शुरू हुए और तोदा पार्टी के लोग जो थे, जो मुजाहिदीन खल्क के लोग थे, उनको उन्होंने कहा कि ये अमेरिकी साजिश कर रहे हैं, ये रद्द इनकलाब लोग हैं। तो उनको सारों को उन्होंने इकट्ठा करके जेल में डाल दिया और फिर एक रात को आयतुल्लाह ख़ुमैनी के एक सिर्फ हुक्म से 51,000 लोगों को जेल के अंदर कत्ल कर दिया गया। लेकिन उसके बाद इनकलाब जो था वो ख़ासी हद तक मुनज़्ज़म और मुस्तहकम हो गया। ईरान ने अपने इनकलाब के पहले दिन से ही अवाम के अंदर एक ऐसी मजहबियत पैदा कर ली थी कि लोग जो थे वो शाह ईरान के उस पूरे माहौल से सख्त तंग थे। शदीद किस्म का आज़ाद माहौल, जिसमें हम जिन्स परस्ती भी थी, जिसमें शराब भी थी, जिसमें रक़्स व सुरूद भी था। एक ऐसा माहौल था जो कि ऐसे लगता था कि जैसे आप फ्रांस के किसी फौरी तौर पर बंद खुले हुए माशरे के अंदर आ गए हैं और लोग वहाँ पर जैसे कहते हैं बहुत हद तक जैसे कहते हैं आज़ाद ख्याल और अपने आप को यूरोप के साथ एसोसिएट करते थे। लेकिन एक ट्रेडिशन होती है सोसाइटी की, वो इलाका जहाँ सादी और जहाँ जामी और जहाँ मौलाना रूम और जहाँ इकबाल और जहाँ हाफिज़ और ये लोग पढ़े जाते हों, और जिस जगह नक्शबंदी और उसके बाद इवन यहाँ पर पहले तशय्युओं के अंदर भी आप खुद सोचें कि मुल्ला सदरा जैसे लोग, अब्बाकर मजलिसी जैसे लोगों की ज़िंदगियाँ यहाँ पर गुजरी हों, उन लोगों के यहाँ एक तसव्वुर था, बहुत रासख था कि ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने फिर जो रिवोल्ट लाया तो एक फौरी तौर पर एक मजहबियत छा गई और हिजाब पर पाबंदी और इस्लामी कवानीन को का नफाज हो गया। आयतुल्लाह ख़ुमैनी की जो शख्सियत थी बड़ी भरपूर शख्सियत थी और उस शख्सियत ने बहुत हद तक कोशिश की कि शिया सुन्नी इख्तिलाफ जो है वो कहीं ईरान के अंदर ना होने पाए। ईरान के अंदर जो फ़ारसी स्पीकिंग पॉपुलेशन है ये तकरीबन 47% है। इस तरह सुन्नी पॉपुलेशन का भी मसला ये है कि सुन्नी पॉपुलेशन ईरान के चारों तरफ है, जबकि शिया पॉपुलेशन जो है ईरान के अंदर है। मसलन शुमाल तुर्की के साथ जो सरहद लगती है वहाँ कुर्दाबाद है, जहाँ अर्दबील का इलाका है, ताजिकिस्तान वगैरह के साथ ऊपर जो इलाका है तुर्कमानिस्तान वाला, वहाँ पर ताजिक और उज़्बक आबाद हैं। बलूचिस्तान का साथ जो पाकिस्तान का इलाका है जहाँ बलोच आबाद हैं, और नीचे जो इलाका है वहाँ अरब आबाद हैं। ये अक्सरियत इनके यहाँ सुन्नी पॉपुलेशन की है, लेकिन थोड़े हैं, लेकिन इलाका जो है उनका बड़ा जिसे कहते हैं वो स्ट्रेटिजिक है जो उनके पास था। लेकिन बहरहाल बहुत हद तक वो उस चीज़ों के अंदर रहे, लेकिन रद्द इनकलाब के तौर पर चीज़ें उनके खिलाफ चलती रही। इसके अलावा एक ऐसे लोग थे जो कि कम्युनिज़्म से इन्फ्लुएंस होते थे, लेकिन हुआ ये कि उसके साथ ही अफ़गानिस्तान के अंदर रूस दाखिल हो गया और एक बहुत बड़ी लड़ाई का आगाज़ हो गया। और इस लड़ाई के अंदर ना चाहते हुए भी अमेरिका जो था वो उसका साथ देना पड़ गया ईरानियों को किसी न किसी हद तक, क्योंकि वो चाहते थे कि अफ़गानिस्तान से अगर जहाँ रूस निकलता है तो हमारा जो इन्फ्लुएंस है वो कायम रहे। पहली दफ़ा जब मैं ईरान गया तो उस वक़्त आयतुल्लाह ख़ुमैनी जो थे उनकी इनकलाब के ऊपर उनकी वो मुख्तलिफ़ किस्म के हर साल जो थे उसकी और मनाते थे, उसमें गया। फिर दूसरी दफ़ा गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ चीज़ें जो थी मैंने बदलते हुए देखना शुरू की। ईरान की जो एक पॉपुलेशन है जो कि अलबुर्ज के पहाड़ के करीब का इलाका जो है, शारा के बुज़ुर्ग का इलाका जो था, उसके अंदर एक बड़ी मॉडर्न किस्म की सोसाइटी रहती थी कि जो अपने तौर पर बाज़ार में निकलते थे, हिजाब जो है थोड़ा सा पीछे सरका के ख़वातीन निकलती थी, उनको गश्त के लोग पकड़ते थे और फिर उनके बाद उनके वालिदैन से सर्टिफिकेट लेके उनको छोड़ दिया करते थे, लेकिन उन्हें खामोश का एहतजाज शुरू करते थे। शुरू के दिनों में जब मैं गया तो उस वक़्त ये सूरत हाल ऐसी ही थी। फिर उसके बाद 1979 में और 78 के ज़माने के अंदर जिस वक्त मैं चाकी में पोस्टेड था, उस वक़्त में मैं बार बार वहाँ गया और ज़ाहिर बात है कि बॉर्डर मीटिंग्स भी होती थी और उसके अलावा भी ईरान के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पे जाना पड़ता था। और एक दफ़ा तो बल्कि तेहरान का जो हमारा जो मेन पूरे पाकिस्तान के लेवल की मीटिंग होती है वहाँ भी गया। वहाँ भी लोगों के साथ जब गुफ्तगू करने को मौका मिला तो लोग उस वक़्त तो बात है इंडियन फिल्म बहुत आगे हुई थी, तो मुझे 2-3 दर्जियों की दुकान पे जाने का इत्तेफाक हुआ। तो उन्होंने अपने पीछे कमरों के अंदर माधुरी दीक्षित की तस्वीरें लगाई हुई थी और किसी ने किसी और की तस्वीर, वही पॉपुलर थी। तो एक तब्दीली की फ़िज़ा जो थी ऐसे नज़र आ रहा था कि जैसे लोग समझते थे कि हम एक घुटन का शिकार हो गए।
अब घुटन का वजह ये नहीं थी कि वो इस्लाम के बेसिक प्रिंसिपल से तंग थे, वो उन मामलात से तंग आ चुके हुए थे कि जो मामलात उस वक्त ऊपर हो रहे थे। क्योंकि आयतुल्लाह ख़ुमैनी की क़यादत के ज़माने में तो बहुत हद तक ईरान के अंदर चीज़ों को साफ़ और शफ़ाफ़ रखा जा रहा था, लेकिन फिर बाद में पासदारान की वो चीज़ें लोगों को से सुनने मिली। ख़ास तौर पे जब उसके बाद मैं आयतुल्लाह ख़ुमैनी की बरसी के ऊपर मैं गया, इनकलाब के ज़माने में, मुझे याद नहीं आ रहा सन कौन सा था, और हम उसमें उनके जो होटल इस्तक़लाल में ठहरे, तो वहाँ से हम गुज़रते हुए जब बाज़ार में घूमते थे, तजरीश वगैरह में, तो लोगों से बात करते थे, तो सबसे ज़्यादा उस वक्त आयतुल्लाह रफ़संजानी के बारे में बात होती थी, किसने कितना पैसा बना लिया हुआ है, ये देखें तेहरान की मेट्रो हमारे पास है। फिर उसके बाद और मज़ीद बातें शुरू हो जाती थी कि ये देखें जो एयरपोर्ट बना है, एयरपोर्ट्स के ठेके के अंदर कितना कमीशन लिया है लोगों ने, और उसके साथ साथ वो कहते हैं कि 18-12 पर जो ये पोस्टें हैं, इसकी पासदारान जो हैं इनके पास हैं, जो बंदरगाहें हैं, यहाँ से स्मगलिंग होती है, और उसके साथ साथ वो बसीज के मामलात के अंदर भी खासे थे कि ये इन्होंने एक अजीब किस्म का मॉरल सूरत शुरू की है, लेकिन अगर इनको थोड़े से पैसे दे दें तो वो अलाउ करते हैं। मसलन एक ख़ास बात थी कि तमाम ईरान के अंदर डिशों पे पाबंदी थी, किसी तौर पर डिश जो थी वो नहीं आप ले सकते थे, लगा सकते थे। मैं जिस ज़माने में ईरान में पोस्टर था 2007 में, चूँकि मुझे अलाउड था, तो उस अपार्टमेंट के साथ और लोगों ने भी किसी न किसी तौर पर वो कनेक्शन लिए हुए थे। इसके साथ साथ एक और चीज़ थी कि वो जो बंदा मेरी डिश ठीक करने आता था, वो अक्सर औक़ात मेरा कार्ड जेब में रखता था। जो बाकी लोगों की डिशें ठीक करने जाता था तो कहता था कि मैंने इसकी डिश ठीक करने, तो मुझे फिर उसको बचाने के लिए फिर कहना पड़ता था हाँ मेरे पास आया था और ये मेरी डिश ठीक करके गया है। उस दौरान उन्होंने डिश के साथ ये किया हुआ था कि डिश को वो रखते थे और खिड़की से बाहर निकाल के जो था वो रात को निकाल देते थे, और सुबह को खिड़की के बाद से उस पहिए से गए हुए थे उसको अंदर ले आते थे। इस पे वो पकड़ते थे, आके देखते थे, क्योंकि ईरान के अपने जो सेटेलाइट चैनल हैं 6 चैनल, वो भी टीवी था, वो भी ईरानियों को देखने की इजाज़त नहीं थी। वो सिर्फ सेटेलाइट नहीं बल्कि टेरेस्ट्रियल टीवी देखते थे जो एंटीने वाले होते हैं। तो इसी तरह और केश आइलैंड का बहुत बड़ा वाक़या हो गया था। कुछ आज़ाद सहाफ़ी जो लिखने वाले थे उनको ले गए थे, और फिर उसके बाद वो जहाज़ जो था वो अचानक एयरपोर्ट के पास गिर गया और 70-75 के करीब सहाफ़ी जो थे वो मारे गए। उससे भी एक बहुत बड़ी मची हुई थी, लेकिन लोग कहते थे कि हम किसी तौर पर भी यहाँ आगे नहीं निकल सकते क्योंकि हम तबाह व बर्बाद हो जाएंगे। आप सोचें कि वो आयतुल्लाह ख़ुमैनी का ईरान कि जिसने 8 साल इराक़ और ईरान जंग लड़ी और लोग ऐसे मुत्तहिद थे, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बहुत बिखरना शुरू हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी उसके अंदर एक इस्लामी रूह जो थी वो मौजूद रही। ये मौजूदा जो क्राइसिस है ये असल में बेसिकली ईरान के अंदर इस मिसमैनेजमेंट के साथ साथ उस सपोर्ट का भी है जो इंटरनेशनल सपोर्ट उनको मिलती चली आ रही है इन सारे लोगों को जो उनके ख़िलाफ़ हो रहे हैं। उसकी 2-3 बड़ी वजूहात हैं। एक तो ये है कि ईरान ने अपने इनकलाब के फ़ौरन बाद अपने इनकलाब को पूरे पाकिस्तान से लेके और उधर सऊदी अरब और बाकी जगहों पे एक्सपोर्ट करने की कोशिश की। आपको शायद याद होगा कि बहुत बड़ा जो इवेंट क्वेटा का हुआ था, उसको जो बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी वो भी इसी बुनियाद पर हुई थी। फिर खाना काबा के अंदर वो जो एक जुलूस निकालना और फिर उसके अंदर एक ख़ास तौर पे अपना आप को ज़ाहिर करना, इसके साथ और बहुत से फिर ईरान ने वापस ले लिया कि हमने बहुत गलती की। लेकिन फिर जब ईरान इराक़ वार ख़त्म हुई है और फिर सद्दाम का घेरा तंग करने की कोशिश की है, तो फिर ईरान जो था वो मैदान में आया और उसने अपने प्रॉक्सीज जो थी वो शुरू की, बहरीन में शुरू की, शाम में शुरू की, इराक़ में शुरू की, यमन में शुरू की, और फिर एक तरह पे इस पूरे ख़ित्ते के अंदर ईरान का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया। मैं जिस ज़माने में था वहाँ हिज़्बुल्लाह के हेड जो थे वो बहुत आया करते थे, वो यही ट्रेनिंग लेके वहाँ गए थे, और ईरान का जो इन्फ्लुएंस था वो लेबनान के अंदर भी बहुत ज़्यादा हो गया। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर जब आप इस सतह पे आते हैं तो फिर आप अपने माशरे में को आप कंट्रोल नहीं कर पाते। इवन अज़रबैजान में मुझे याद अच्छी तरह कि मैं अज़रबैजान में एक दफ़ा गया तो ईरानियों के बारे में गुफ्तगू शुरू हुई, तो उसने कहा कि हम ईरानियों को अपना पेशवा माना करते थे, हम समझते थे कि ईरानी क्या नेक लोग हैं, ईरानी जो है वो आयतुल्लाह ख़ुमैनी के मानने वाले हैं। अब देखें ये ईरानी आते हैं और आते सबसे पहले जो ट्रक ड्राइवर आता है जो आता है सबसे पहले कहता है शराब की दुकान का है, वहाँ चला जाता है जो और उन चक्रों में पड़ जाता है। इसी तरह
मैं कभी टैक्सी में तो बैठता था, अपने डिप्लोमेटिक कार इस्तेमाल नहीं करता था, तो वहाँ पर भी एक अंडरग्राउंड एक किस्म की एक सूरत मुझे नज़र आती थी। टैक्सी ड्राइवर, चूँकि मैं टूटी फूटी फ़ारसी बोलता था, तो वो अजीब व गरीब किस्म की गुफ्तगू और किस्से और कहानियाँ शुरू करते थे, तो इसको कभी बड़े लोग जो है वो उसको मैनेज नहीं कर पाते। इसीलिए मुझे लगता है कि एक बहाना ऐसा बना इस औरत के हिजाब वाला मामला और फिर यूरोप के सपोर्ट का, अगरचे कि इतना बड़ा मामला नहीं है, अगरचे कि ईरान के अंदर मुकम्मल तौर पे एक गलबा है उन सारी क़ुव्वतों का कि जो मजहबी इक़्तिदार को कायम रखना चाहती हैं। और दूसरी बात यह है कि बहुत हद तक उन्होंने उनकी लोकल चीज़ों का एहतराम किया है। मसलन मुजस्समा जो है वो हराम है, लेकिन ईरान में हर जगह पे आपको मुजस्समा मिलेगी, क्योंकि जब आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने भी जब मुजस्समे उतारने की कोशिश की थी तो उन्होंने कहा था कि नहीं, हम इनको नहीं उतारने देंगे। इसी तरह तस्वीर जो हैं वहाँ बड़े कल्चर के अंदर शामिल था। हज़रत अली की तस्वीर, इमाम हसन की तस्वीर, इमाम हुसैन की तस्वीर, ख़ुद मशहद का जो पूरे का पूरा म्यूज़ियम है वो करबला का वाक़या पेंट हुआ है, तो उसको भी उन्होंने कोई पाबंदी नहीं लगाई। उन्होंने ईरान के कल्चर का एहतराम किया। फिरदौसी के सारे जो शेर हैं आज भी उन्होंने उसको ज़ुबान से ध्यान है। आप खुद सोचें कि वो जो शाह ईरान के 4 महल हैं उसके अंदर बाकायदा नशीद की महफ़िलें होती हैं, कवालियाँ होती हैं, मौलाना रूम गाया जाता है, म्यूज़िक बहुत ज़बरदस्त किस्म का है। अगरचे कि पहले एक ज़माने में मर्द औरतें इकट्ठी नहीं होती थी, अब वो भी होना शुरू हो गए, काफ़ी रिलैक्स कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी सिचुएशन होती है कि एक वक्त आता है कि लोग किसी न किसी तौर पर से तंग आ जाते हैं। अब होना ये चाहिए कि ईरान को अब बजाय इसके कि वापस लौटने के थोड़ा सा उनको साथ बिठा के थोड़ा सा एक तो कॉम्प्रोमाइजिंग सूरत हाल में आना चाहिए, और दूसरा ये होना चाहिए कि आपको बाहर से लपेट लेना चाहिए। अगर आप बाहर लड़ते रहे तो याद रखें उसका इफ़ेक्ट अंदर ज़रूर होगा, और अगर अंदर होगा तो एक बात और याद रखें कि ईरान के अंदर अगरचे कि सुन्नी पॉपुलेशन बहुत थोड़ी है और वो इस मामले में आएगी भी नहीं, लेकिन ईरान के अंदर जो सेकुलर लिबरल पॉपुलेशन है, जो बड़े अरसे से घुटन का शिकार रही है, वो जो कम्युनिस्ट पॉपुलेशन है जो कब सेकुलर लिबरल को रूप ताप चुकी है, वो बहुत ज़्यादा है। और वो लोग हैं जिनके कारोबार दुबई में भी हैं, जो जर्मनी में भी बैठे हुए हैं, जो बाकी जगह भी हैं, और वो समझते हैं कि हम कहीं ना किसी तौर पर ईरान के अंदर कोई ना कोई रोल प्ले कर सकते हैं। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान की अपनी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उस लीडरशिप के अंदर भी 2 बहुत मुख्तलिफ किस्म के ऐसे ग्रुप बन चुके हैं कि जो समझते ये हैं कि किसी न किसी तौर पर हम एक रेगुलर सूरत हाल के अंदर आ जाएं, जैसे बाकी ममालिक हैं, जैसे हम पहले हुआ करते थे। इसकी मैं अक्सर औक़ात वैसे एक ताबीर करता हूँ कि ईरान ने पहले दिन से ही जमहूरियत को अपने लिए एक शजर ममनूआ नहीं बनाया था, इसीलिए लोग जो थे उस इलेक्शन और उसके अंदर इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेशन उसके आदी हो गए थे। और आज वो यही समझते हैं कि हम चूँकि सदर इलेक्ट कर सकते हैं तो हम अब अपनी मर्ज़ी का सदर इलेक्ट करेंगे, वो सदर इलेक्ट नहीं करेंगे जिसकी मंजूरी कुम से आएगी या जिसकी मंजूरी कोई आयतुल्लाह देगा। ये है वो फ़र्क। वही सूरत हाल बेहतर है जो मनहज रसूल की थी कि अगर बैत का निज़ाम आज भी दोबारा से उसको रिवाइव कर दें तो ईरान दोबारा अपने सही असल पे लौट सकता है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।